Good evening, everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर. Good evening. मुझे जल्दी से बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हम डिस्कशन कर रहे थे, एज आई रिमेम्बर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने शायद रॉड का पार्ट कर लिया था. हाँ सर, रॉड हो गई थी. यस सर. राइट, रॉड हो गई है. तो चलिए एक दो और हम डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे, और रेस्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू विल हैव टू लर्न एंड यू विल हैव टू मेमोराइज इट. जो बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक दो मैं अभी फिलहाल इसलिए करा रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको पता हो कि हाउ टू ड्राइव द रिजल्ट्स फॉर दीज. तो अगर कभी क्वेश्चन इंट्रेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, कभी क्वेश्चन ऐसा वैसा कुछ इधर उधर आए, तो कम से कम आपको पता हो कि हाउ टू प्रोसीड विद दैट. तो इसलिए मैं करा देता हूँ. तो लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. पहला लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about an axis moment of inertia of ring about an axis passing through about an axis passing through center of the ring, passing through center of the ring and perpendicular to plane of the ring. Passing through center of the ring and perpendicular to plane of the ring. कहां से पास कर रहा है? रिंग के सेंटर से पास कर रहा है. और कैसा है ये? एक्सिस परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द रिंग. फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी ये रिंग if it is kept in xy plane, तो this axis which is passing through the center, it will be along z axis. अगर ये xz plane में है तो this axis will be along y axis. मतलब ये जो axis of rotation है, I'm calling this as axis of rotation. This is perpendicular to the plane of the ring. जैसे अगर इसको दूसरे व्यू से मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे कह सकते हो कि अगर ये रिंग ऐसे रखी हुई है इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इफ दिस रिंग इज केप्ट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक्स जेड प्लेन, तो ये इसका एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है. ये इसका एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है. समझ गए? ठीक है. अब देखिए इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो मेथड आपको बताया था वही मेथड हम लगाएंगे यहाँ पर. आप रिंग का बहुत छोटा सा पोर्शन अज्यूम कर लो. लेट अस से ये बहुत छोटा सा पोर्शन है रिंग का, और टोटल मास ऑफ द रिंग आप मान लीजिए कि टोटल मास इज m, और रिंग का ये मैंने बहुत छोटा सा पोर्शन लिया है. लेट दिस लेंथ बी इक्वल टू dl. आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर. ठीक है. हमने रिंग का बहुत छोटा सा पोर्शन लिया जिसकी लेंथ हम मान रहे हैं dl है, और इसका जो मास होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. अगर पूरे रिंग का मास m है एंड द रेडियस ऑफ द रिंग इज r, तो मैंने आपको बोला था कि जो रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं उस रिंग का जो थिकनेस है दैट वी डोंट कंसीडर. आई मीन वी कंसीडर द रिंग ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस. मतलब हम ऐसी रिंग कंसीडर करते हैं जिसमें उसकी सिर्फ लेंथ कंसीडर करते हैं हम, कि मतलब उसका जो पूरा मास होगा दैट विल बी ओनली अलोंग द लेंथ ऑफ दैट रिंग, बट इट विल नॉट बी अलोंग द थिकनेस ऑफ दैट रिंग. तो यहाँ पर सिर्फ लेंथ पे मास है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस, है ना, मास पर यूनिट लेंथ अगर हम लिखें मास पर यूनिट लेंथ, तो टोटल लेंथ ऑफ द रिंग वी नो दैट इट इज 2 pi r. m upon 2 pi r is the mass per unit length. तो dl लेंथ में कितना मास होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m upon 2 pi r multiplied by what? Multiplied by dl. ऐसे लिखा जा सकता है. m upon 2 pi r multiplied by dl. This is the mass. एंड अगर ये मास आपका, ये मतलब इसको मैं एज अ पार्टिकल अगर ट्रीट कर रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जिसका मास है dm है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे लिखना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना बहुत आसान सा काम है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे? dm मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर. दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट. So what would be the net moment of inertia? So net moment of inertia will be simply the integration of this whole value
तो इसको क्या लिखोगे आप, m/2 pi r मल्टीप्लाइड बाय dl मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर्ड। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस r and this r gets cancelled out, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज इक्वल टू mr डिवाइडेड बाय 2 pi। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि ये कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। dl इंटीग्रेट होगा, तो अगर आप dl को इंटीग्रेट करें आप ओवर द होल लेंथ ऑफ द रिंग, ठीक है बच्चों, तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस dl, मतलब ऐसा ऐसा dl लेता जाऊं एंड इफ यू आई गो ऑन एडिंग ऑल दिस dl, तो व्हाट वुड बी द टोटल लेंथ दैट आई विल गेट फॉर द रिंग। फिर L। l को फर्दर हम यहाँ पर 2 pi r लिख सकते हैं या नहीं, अच्छा हाँ, ये सर लिख है ना, सकते हैं। ये dl आप ऐड करते जाइए तो l तो मिलेगा, बट उस l को फर्दर यू कैन राइट इट एज 2 pi r। तो इसका मतलब है कि I इज इक्वल टू कितना हो गया, mr अपॉन 2 pi मल्टीप्लाइड बाय 2 pi r, एंड अनडाउटेडली 2 pi and 2 pi will cancel out, so this moment of inertia will become equal to mr square. This is the moment of inertia of this ring passing about an axis which is passing through the center of the ring and it is perpendicular to the plane of the ring. नोट करिए। डन सर। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, मतलब यू, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ यू नीड टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ यू नीड टू रिमेम्बर कि आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट आल्सो, राइट, उसको भूलना नहीं, अदरवाइज एक्सिस बदल जाए और तुम यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। इसके बाद का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्राइव करवा देता हूं आपको। मान लो ये कोई डिस्क है एंड दिस डिस्क हैज अ रेडियस ऑफ r, इस डिस्क का भी रेडियस r है, r इसका रेडियस है, एंड इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। Again, I have taken the axis of rotation which is perpendicular to the plane of the disc. जैसे रिंग में बोला था वैसे डिस्क में भी, मतलब ये कि अगर इस डिस्क को मैं ऊपर से देखूं such that कि मान लीजिए कि आप इमेजिन करो कि this disc is placed in horizontal plane, तो the axis which is passing through the center of the disc is perpendicular to this horizontal plane. इसका मतलब अगर ये एक z प्लेन में ये डिस्क है तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दिस इज अलोंग y एक्सिस, एंड मान लीजिए कि मास ऑफ दिस डिस्क इज इक्वल टू m, मास इज इक्वल टू m, मास की वैल्यू हम मान लेते हैं कि m है, मास इज इक्वल टू m, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस which is passing through the center of the disk and it is perpendicular। ठीक है, तो चलिए सर कैसे निकालेंगे, तो फिर से we'll have to consider the elementary portion। अब एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ डिस्क कैसे निकालोगे, एलिमेंट्री पोर्शन, तो ये याद रखो बेटा, एलिमेंट्री पोर्शन जैसे मैं लेना सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको मानना है। अब उसका रीजन क्या है कि वैसे ही क्यों मानना है आपको, व्हाई यू हैव टू कंसीडर दैट एलिमेंट्री पोर्शन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो किसी के मन में ये भी आ सकता है, समझना जरा सा इस बात को, किसी के मन में ये भी तो आ सकता है कि सर ये डिस्क है और इस डिस्क पे अगर एलिमेंट्री पोर्शन ले तो हम इतना छोटा सा पोर्शन भी कंसीडर कर सकते हैं,
मुझे नहीं पता आपके मन में ये बात आ रही है या नहीं आ रही है, मगर मैं आपके मन में ये बात डाल के मैं फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं जल्दी से। भाई ये पूरा डिस्क है। If I consider a small patch on the disk and let that small patch has an area of dA, ठीक है, जाहिर है कि एक छोटा सा पोर्शन आप कंसीडर कर लीजिए डिस्क का। तो डिस्क का एक छोटा सा पोर्शन अगर आप कंसीडर कर लेंगे सच दैट इट हैज सम एरिया एंड लेट दैट एरिया बी dA, और आप कहेंगे कि भाई मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के फिर इंटीग्रेट करूंगा, तो याद रखो कि इंटीग्रेशन 3 तरह के होते हैं। आप में से अगर कोई मैथ्स वाला है तो इस बात को समझने की कोशिश करे, बायो वाला भी समझने की कोशिश करे, क्योंकि नाइदर इन मैथ्स नॉर इन बायो आपको एक ही इंटीग्रेशन 12th तक पढ़ना है। उसके बाद ग्रेजुएशन में जब आप पहुंचेंगे तब फिर फर्दर टाइप के आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन में एक होता है सिंगल इंटीग्रेशन, एक होता है डबल इंटीग्रेशन, एक होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। सिंगल इंटीग्रेशन जो होता है वो लाइन पे होता है, मतलब लीनियर इंटीग्रेशन कहते हैं, लेंथ का इंटीग्रेशन। ये है लेंथ का इंटीग्रेशन। ये सिंगल इंटीग्रेशन जो है वो लेंथ का इंटीग्रेशन। एरिया को अगर इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वॉल्यूम को इंटीग्रेट करने के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ये दोनों इंटीग्रेशन आपको अभी 12th तक तो नहीं है, आपको ये ग्रेजुएशन में मिलेगा, दैट टू आइदर इन द सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। सर ये अप्लाइड मैथ्स में आता है। ग्रेजुएशन मतलब अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तब तो पढ़ना ही पढ़ना है, जाहिर है अप्लाइड मैथ्स। अगर आप कोई और भी ग्रेजुएशन करेंगे, फिजिक्स ऑनर्स वगैरह जिसमें आप मैथ्स लेंगे, तो वहां भी आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसको हम ये वाला जो है ना, ये सरफेस इंटीग्रल भी कहलाता है। सरफेस इंटीग्रल मतलब दिस इंटीग्रल इज डन ओवर द सरफेस और सरफेस एरिया, और इसको हम वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल भी कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल, दिस इज डन ओवर द वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और ये लाइन इंटीग्रल कहलाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, और हम जो अभी पढ़ते हैं 11 से लेकर 12 तक वो लाइन इंटीग्रल ही पढ़ते हैं। वी डोंट स्टडी दीज 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं बेटा कि हम ऐसा एलिमेंट लें, या आई शुड कंसीडर सच एन एलिमेंट जिसका इंटीग्रेशन मुझे सिर्फ उसके लेंथ पे करना पड़े। समझ रहे हो आप मेरी बात? उसके एरिया का इंटीग्रेशन या वॉल्यूम का इंटीग्रेशन नहीं करना पड़े। आप मेरी बात समझे? क्योंकि जैसे ही एरिया का इंटीग्रेशन होगा तो यू विल हैव टू यूज डबल इंटीग्रल, और जैसे ही वॉल्यूम का इंटीग्रेशन होगा तो यू विल हैव टू यूज ट्रिपल इंटीग्रल, और दोनों ही इंटीग्रल आपके लेवल पे नहीं है। तो इसीलिए हम इस तरह का एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसमें लेंथ पे इंटीग्रेशन हो पाए। नहीं आई बात समझ में? तो अब डिस्क होगा तो कैसा हम एलिमेंट लें सो दैट के इंटीग्रेशन भी हो जाए और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकल जाए, पूरी डिस्क भी फॉर्म हो जाए। तो हमेशा याद रखना कि व्हेनेवर यू हैव अ डिस्क, तो जो आपकी एलिमेंट ली जाएगी, एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द डिस्क लिया जाएगा, दैट वुड बी अ रिंग। रिंग विल बी द एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द डिस्क। डिस्क का एलिमेंट्री पोर्शन क्या होगा? डिस्क का एलिमेंट्री पोर्शन रिंग होगा। आप इमेजिन करो कि अगर मैं मतलब एक रिंग, फिर उसके बाद उससे जस्ट बड़ी रिंग, फिर ऐसे बड़ी रिंग, ऐसे ऐसे मैं प्लेस करता जाऊं, तो क्या विल आई गेट द होल ऑफ द डिस्क और नॉट? भाई सारे बच्चे बोले प्लीज। यस सर। यस सर। नहीं समझ में आया तो बोलने का। यही 2 बच्चे सारे में से, फिर से यही 2 बच्चों की आवाज आई, बहुत बढ़िया साहब। बाकी लोग देखना, आवाज खर्च मत करना, बहुत कीमती है आप लोगों की आवाज। हाँ, तो देखिए सर, फिर से मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आप मान लीजिए कि ये आपने एक रिंग ले लिया, फिर इसके बाहर आपने एक रिंग लगा दिया, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो यू विल गेट द होल ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पर एलिमेंट्री पोर्शन वी आर टेकिंग एज अ रिंग, और आप इमेजिन कर लें कि इस रिंग का जो रेडियस है लेट दैट बी एक्स, और इस रिंग को जो मैंने कंसीडर किया इसकी जो थिकनेस है लेट दैट बी dx। The ring that I have considered has a radius of x and the thickness of dx। अब क्या करूंगा? तो सर हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to the plane, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने ड्राइव किया, दैट वाज mr²। अब याद करिए। यस सर। तो इसका मतलब है कि when I have taken this ring as an elementary portion, so I can use the formula of the moment of inertia for the ring that we just derived in the previous case. But उसको use करने के लिए I'll have to write the mass of this ring.
because moment of inertia of the ring is mr square where m is the mass. तो ये जो हमने एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया है उसका मास तो हमें चाहिए होगा। अब ये मास कैसे लिखेंगे इस बात को समझिए। पहले इस बात को समझिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि डिस्क का टोटल मास m है, if the total mass of the disk is m, तो first of all tell me कि अगर total mass of the disk is m, तो ये mass will it be on the length of the disk or on whole of the surface of the disk? सर रिपीट कर दो एक बार, क्या क्वेश्चन पूछ रहे I repeat कि मैं अगर यहाँ पर मास की बात करूं, मतलब मास ऑफ या मास पर यूनिट, वो यूनिटरी मास की बात करूं ऐसा समझो, तो यूनिटरी मास निकालने के लिए हमें मास को लेंथ ऑफ द डिस्क से डिवाइड करना होगा या वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय एरिया ऑफ द डिस्क? सर एरिया। या एरिया। ऑफ कोर्स वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय एरिया। रीजन सबको पता है, बिकॉज द होल ऑफ द मास ऑफ द डिस्क विल बी ऑन होल ऑफ द सरफेस ऑफ द डिस्क, राइट? तो यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया विल गिव यू द यूनिटरी मास। अगर ये सिर्फ रिंग की बात करें तो मास पर यूनिट लेंथ, बिकॉज उसका मास उसके लेंथ पे होता है, और इसका जो मास है इसका मास कहाँ होता है, तो इसका मास पूरे सरफेस पे होता है। तो इसलिए हम यूनिटरी मास जब कैलकुलेट करेंगे तो विल डिवाइड द मास बाय द होल ऑफ द एरिया। तो ये देखो, इसको मैं लिख देता हूँ यूनिटरी मास। आई राइट इट एज यूनिटरी मास ऑफ डिस्क will be written as equal to disk will be written as equal to mass upon area, and area of the disk can be written as equal to pi r square. तो mass of this ring क्या होगा? dm, which is the mass of the ring. रिंग का मास क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे यूनिटरी मास which is m upon pi r square multiplied by the area of the ring. फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मास ऑफ द रिंग आपने निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो मास कैसे कैलकुलेट करोगे? हमें जो डिस्क का यूनिटरी मास है वो पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट लेंथ तो नहीं है, बिकॉज डिस्क का जो मास होगा वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ, बिकॉज डिस्क इज अ प्लेनर सरफेस, तो उसके पूरे सरफेस पे होगा मास। पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि रिंग का मास अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखें? तो यूनिटरी मास को हम रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करें। We should multiply this unitary mass by the area of the ring. तो एरिया ऑफ द रिंग से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो देखो m अपॉन पाई आर स्क्वायर तो यूनिटरी मास हो गया एरिया ऑफ द रिंग। अब देखो, आप में कुछ बच्चों में कंफ्यूजन हो सकती है कि आप मुझे एरिया ये भी कह सकते हो कि भाई रिंग है तो सर सर्कल है तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। ये आप मतलब ये नहीं लिखा जा सकता पाई आर स्क्वायर। क्यों नहीं लिखा जा सकता? पहले तो इस बात को समझो। अगर ये रिंग है तो रिंग का एरिया का मतलब होता है ये पूरी एरिया जो है ना इस रिंग की वो पाई आर स्क्वायर होती है। बट रिंग तो अंदर से खोखला है, तो क्या रिंग के अंदर में कोई मास है? नहीं समझे? नहीं सर, अंदर भाई, कोई नहीं है, बस सर्कमफ्रेंस पे होता अंदर हॉलो है। अंदर तो हॉलो है, देयर विल बी द मास ओनली ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो जब आप एरिया पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना, जब आप एरिया पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर का बेसिक मतलब क्या होगा? पाई आर स्क्वायर का बेसिक मतलब होगा, पाई आर स्क्वायर का बेसिक मतलब होगा ये पूरा, ये जो हॉलो पोर्शन है उसकी भी आप बात कर रहे हैं, बट आपको मालूम है कि हॉलो पोर्शन पे तो कोई मास ही नहीं है। तो जब हॉलो पोर्शन पे कोई मास नहीं है तो वाई टू कंसीडर दैट। तो फिर कैसे लिखें सर एरिया ऑफ द रिंग? एरिया ऑफ द रिंग को लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये जो रिंग है, अगर आप इसको किसी पॉइंट पे काट दो और स्ट्रेच कर दो तो विल इट फॉर्म अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अब इसको 20 से काटो और इसको पूरा लंबा कर दो तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। इज इट राइट? यस सर। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की एरिया क्या होगी? तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की एरिया होगी लेंथ इनटू इट्स थिकनेस। लेंथ कितना होगा? ऑब्वियसली बात है, जो रिंग का लेंथ होगा वो 2 पाई आर होगा, और यहाँ पर रेडियस ऑफ द रिंग आई हैव टेकन एज x, तो 2 पाई x, और ये वाली जो थिकनेस है दिस विल बी dx बिकॉज़ आई हैव टेकन द थिकनेस टू बी एज dx। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं सर, इस वी कैन राइट दिस एज 2 पाई x मल्टीप्लाइड बाय dx। अनडाउटेडली दिस पाई एंड दिस पाई कैंसल्स आउट, dm will be equal to 2m divided by r square multiplied by x dx. This is the mass of this ring. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो यू विल राइट इट एज dm मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। dm की वैल्यू कितनी है? 2m अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x dx multiplied by x square. Now to get the net moment of inertia you will have to integrate this whole value.
अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, 2m/r², और ये हो जाएगा सर x³ dx, एंड वेयर टू वेयर यू वांट मी टू इंटीग्रेट, x बेसिकली इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो आप सोचो कि ऐसी ऐसी रिंग अगर मैं यहाँ पर अरेंज करता जाऊं टू फॉर्म द कंप्लीट डिस्क, तो सबसे पहली जो रिंग होगी, सबसे पहली रिंग, डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी स्मॉल, एंड द रेडियस ऑफ दैट विल बी वेरी स्मॉल टू कंसीडर। तो ऑलमोस्ट उसको जीरो मान सकते हैं या नहीं? हाँ सर। भाई सबको समझ में आना चाहिए। यहां से यू विल स्टार्ट टेकिंग द रिंग, तो ये सबसे छोटी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, उससे बड़ी रिंग, तो जो सबसे छोटी रिंग होगी उसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली आप जीरो ले सकते हैं, वो तो सर पॉइंट ही हो जाएगा। पॉइंट ही हो जाएगा ऑफ कोर्स। और कब तक ऐसी ऐसी रिंग आप कंसीडर करेंगे, आप ऐसी ऐसी रिंग तब तक कंसीडर करेंगे टिल यू रीच द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क। आई मीन the last ring will have the radius exactly equal to the radius of the disk. That means you need to integrate it from 0 to r. Is everyone convinced with this? Why I am integrating it from 0 to r? सर बता दीजिए दोबारा से, समझ में नहीं आया। भैया सबसे पहली रिंग 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 ऐसे रखता जा रहे हैं हम, तो सोचो कि सबसे पहली रिंग अगर हम कंसीडर करेंगे विच विल बी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, भाई ऐसी ऐसी रिंग आप कंसीडर करेंगे ना, ये डिस्क है, तो सबसे छोटी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, एंड सो ऑन। यू विल कीप ऑन टेकिंग सच रिंग्स टिल यू कंप्लीट द डिस्क। ये तो करोगे। तो आप मेरे को एक बात बताओ सर, है ना, आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर सबसे पहली रिंग लेंगे आप, तो इट विल बी क्लोजेस्ट टू द सेंटर। सेंटर मतलब पॉइंट ये होगा कि वो, हाँ, मतलब ये होगा कि वो रिंग आप ये कह सकते हैं कि इट विल बी हैविंग एग्जैक्टली जीरो रेडियस, यस सर। है ना। और यस सर। इसी तरह से आप रिंग कंसीडर करते जाओ। कब तक कंसीडर करोगे, टिल यू फॉर्म द होल ऑफ द डिस्क। तो कब तक कंसीडर करोगे, यू विल हैव टू कंसीडर सच रिंग्स टिल द रेडियस ऑफ द रिंग बिकम्स आर, क्योंकि रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर, तो रिंग का भी रेडियस कितना हो जाना चाहिए, आर हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। इफ इट्स क्लियर देन विल प्रोसीड 0 से r तक। तो इसको फर्दर हम क्या करें, इंटीग्रेट करें। 2m डिवाइडेड बाय r² विल बी एज इट इज। x³ का इंटीग्रेशन करोगे x⁴ डिवाइडेड बाय 4 अनडाउटेडली फ्रॉम 0 टू r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू व्हाट, 2m डिवाइडेड बाय, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो m/2r², और इसमें आप अपर लिमिट पुट करेंगे, इट विल बिकम r⁴। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ के बाद आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद mr²/2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। सर जी सर ये वाला समझ नहीं आया जो राइट साइड में फर्स्ट और सेकंड स्टेप है। राइट साइड का फर्स्ट और सेकंड स्टेप, एलिमेंट्री पोर्शन आपने क्या लिया है ऋषिक साहब? What is the shape of that elementary portion that you have taken for the derivation of moment of inertia? अरे एलिमेंट्री पोर्शन, जो डिस्क में एलिमेंट्री पोर्शन आपने लिया है उसका शेप कैसा है? रिंग। रिंग है ना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? What is the value of moment of inertia of the ring? mr²। mr²। तो यहाँ पर जो रिंग है उसका मास dm है, मतलब in place of m you will write here dm, and the ring that I have considered is having a radius of x², x, right? Radius of this ring that I have considered is x or not? हाँ सर। ठीक है, तो what would be the moment of inertia now? Don't you think it will be dm multiplied by x²? Yes sir। Yes, mx², मतलब m into r² ही है, mx², बिल्कुल सही बात। अब dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो what is the value of dm? See this, dm की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ है ना 2m/r²। हाँ सर। वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ये पूरा हमने dm में ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया।
और वो जो एक्स स्क्वायर है दैट इज एज इट इज, ठीक है। अब इसी को तो आप इंटीग्रेट करेंगे, यस सर। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2m अपॉन आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर कर दो। यू विल इंटीग्रेट ओनली एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, देखो यहाँ पर एक्स है ना, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे तो एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा। यस सर। तो वही तो करा है। ओके सर। नोट करके बताइएगा सर। डन सर। ओके, सबने नोट कर लिया? कैन आई इरेज दिस नाउ? 1 मिनट सर। ओके सर।
Is it done now? यस सर। ठीक है, तो you सर need इसमें to एरिया remember. का, सर मैं कह रहा था इसमें हम्म, एरिया का इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं हम वैसे? बेटा वही तो इतनी देर समझाया था। एरिया का इंटीग्रेशन करके नहीं अच्छा कर हाँ, सकते। उसमें डबल एरिया का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डबल ठीक। इंटीग्रेशन होता है ना, तो इसीलिए इसीलिए इस तरह से हम एलिमेंट कंसीडर करते हाँ सर, मेरे हैं। भाई ने मेरे को वैसे ही बताया था करके, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। क्या एरिया से इंटीग्रेट कर दिया था? हाँ वो सर उसने डबल इंटीग्रेशन ही किया था। भाई तुम्हारा किस क्लास में है? मतलब तो क्या कर रहा है? सर जॉब कर रहा है, मतलब वो लास्ट ईयर उसने कंप्लीट किया बैचलर। मतलब he must have done engineering, right? हाँ सर इंजीनियरिंग की है। उनको बोलो कि भाई 11th में इंजीनियरिंग वाली चीजें नहीं होती है। दैट इज व्हाई ए प्रोफेशनल टीचर इज ठीक है। रिक्वायर्ड। खैर चलिए, डबल इंटीग्रेशन है ही नहीं। हाँ, जब आप यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह आपको फिर से पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग में, फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक मैकेनिक्स या मैकेनिक्स के नाम से आएगा सब्जेक्ट। तो उसमें फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे होगे, एंड देयर यू विल बी यूजिंग दैट डबल इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल, या वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल भी वहां पर आप यूज कर रहे होगे। तो वहां पर चलेगा, ये 11th में नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए 11th में मैंने आपसे बोला कि जैसा मैं एलिमेंट लेना सिखा रहा हूँ, इन दो केसेस यू विल हैव टू कंसीडर द सेम एलिमेंट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। दैट इज व्हाई यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ एलिमेंट एवरीवेयर। चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ लें, कुछ पढ़ लें, आपको यही एलिमेंट आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, उसका रीजन यही है कि वी वांट टू कन्वर्ट एवरीथिंग in line integral. We cannot integrate, now we cannot do the surface integral or volumetric integral. We can only do the line integral. That is why हम ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसके लेंथ पे हम इंटीग्रेशन कर पाए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप कई सारी बॉडीज हैं जिसके आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी आर नॉट गोइंग टू ड्राइव दैट, वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दैट नाउ। ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपको फर्स्ट टर्म में वैसे भी नहीं आएगा डेरिवेशन, बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ड्राइव दोज रिजल्ट्स, so you can just go through your books in which those derivations is given, and अगर उसमें आपको कुछ जानना हो या समझना हो, या कोई अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आए, and if you want to ask me, you have all the rights to ask me कि भाई ये ऐसा कैसे हुआ, नहीं हुआ, then you can ask me, but मैं अपनी तरफ से डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, because in this first term आपको वैसे भी एमसीक्यू आना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मैक्सिमम आपको डिस्क विस्क तक ही पूछते हैं डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर सब्जेक्टिव भी होता तो। स्टिल अगर आपका इंटरेस्ट है कि जैसे आप सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, रेक्टेंगुलर प्लेट, इन सब के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको ड्राइव करने का इंटरेस्ट है, तो प्लीज फर्स्ट यू गो थ्रू द बुक्स इन विच दोज डेरिवेशंस आर गिवन। और उसके बाद अगर वो डेरिवेशंस आपको नहीं समझ में आते हैं तो फिर यू टॉक टू मी और यू कैन आस्क मी, राइट। तो अभी मैं फिलहाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं जैसे हॉलो सिलेंडर। इफ यू हैव अ हॉलो सिलेंडर, दिस इज योर हॉलो सिलेंडर। हॉलो है ये, सिलेंडर तो है बट इट इज हॉलो। And if I want to find out the moment of inertia of this hollow cylinder about this axis of rotation, this is the axis of rotation, and I'm assuming the mass of this hollow cylinder as m and radius is as r. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस लाइन के अबाउट, दिस विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मतलब जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है about the axis passing through its center perpendicular to the plane of the ring, वही यहाँ पर भी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का। ये आपका हॉलो सिलेंडर है। अगर आपको इफ दे प्रोवाइड यू द सॉलिड सिलेंडर इंस्टेड ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो वही होगा जो आपके डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये रेडियस आर है, मास इज इक्वल टू एम। ठीक है, एंड इस एक्सिस के ऊपर, बट यू हैव टू रिमेंबर द एक्सिस। अब ये मत कह देना कि भाई सिलेंडर का तो हमने कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया। तो पढ़ सकते हो आप, अगर इसी सिलेंडर में हम एक्सिस यहाँ पर ले लेते तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और हो जाएगा। तो ठीक है, तो सर वो कैसे समझेंगे हम, वो कैसे सीखेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड वी हैव टू थ्योरम्स, वन इज कॉल्ड एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो उस पे भी हम आएंगे, बट रिमेंबर कि मैं जिसके अबाउट लिख रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अबाउट अदर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी कैन ऑब्वियसली बी डिफरेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में क्या होगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से इफ यू हैव अ स्फीयर लाइक दिस एंड लेट अस से दिस यू आर हैविंग अ हॉलो स्फीयर, you are having a sphere but this is hollow sphere and the axis is passing through center
of this disk, sphere, and the mass of the sphere is m and the radius is r. Mass is again m and radius is r. So in this case, about this particular axis of rotation, this is your axis of rotation. About this particular axis of rotation, moment of inertia will be 2 by 3 mr square for the hollow sphere. If you have a solid sphere, let us say, so undoubtedly in the solid sphere, the mass will be placed all over the volume of the sphere. And again, consider the same radius of this sphere is r, mass of this sphere is m, mass is equal to m. This is your axis of rotation. This is your axis of rotation. Okay, and you have to find out the moment of inertia. So this moment of inertia will be equal to 2 by 5 mr square. So these are few moment of inertia which you can remember or memorize these moment of inertia. उसके बाद हम थ्योरम पे बात करेंगे which is most important for the numerical part. तो पहले इसको नोट कर लो आप लोग. सर ये बस डायरेक्ट याद कर लेना. हाँ हाँ हो गया क्या? जैसे मैं तो डन सर. ठीक है. So I'm erasing it now, and now we move to the two theorems of moment of inertia. One is called as parallel axis theorem, and another one is called as perpendicular axis theorem. So let us discuss that now. तो देखो, एक थ्योरम कहलाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पहले आप इस थ्योरम को समझिए, देन आई विल प्रूव दिस थ्योरम फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरम फर्स्ट. देखिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि मान लो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इट कैन हैव एनी ऑफ द शेप. मैंने ऐसा बना दिया जस्ट ऐसे ही, कोई भी एक जनरल शेप, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट. मतलब यू कैन हैव अ रॉड, रिंग और एनी ऑब्जेक्ट. और उस ऑब्जेक्ट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट पता हो विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. मतलब ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी एंड दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास. ठीक है, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास.
तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट पता है, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो कोई दूसरी एक्सिस आप अगर कंसीडर कर लें विच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब ये जो दूसरी एक्सिस हमने लिया है, दैट अनदर एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। आई रिपीट, ये दूसरी वाली एक्सिस, वो जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उससे ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल एक्सिस आप ले लें, एंड दिस पैरेलल एक्सिस कैन बी आइदर इनसाइड द बॉडी और इट कैन बी आल्सो आउटसाइड द बॉडी, डजंट मैटर। मतलब रिक्वायरमेंट क्या है कि दिस सेकंड एक्सिस शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको कैलकुलेट करने का जो थ्योरम है वो ये कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this whole body about this parallel axis, which is parallel to the axis passing through center of mass of the body, will be equal to the sum of moment of inertia of the body about the center of mass plus of mass of the body multiplied by the square of perpendicular distance between the two axes. A square of perpendicular distance between the two axes. मतलब कौन सी दो axis? One of the axis which is passing through the center of mass and the another axis which is parallel to that axis passing through the center of mass. ये जो दोनों parallel axis हैं, इनके बीच का वो डिस्टेंस जो दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, उसके प्रोडक्ट कर लो और उसको ऐड किससे कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास से। तो दिस विल गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पैरेलल एक्सिस। आई रिपीट दिस अगेन, कि अगर आपको किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, then you can find the moment of inertia of the same body about some other axis which is parallel to the axis passing through the center of mass by using this theorem, which simply says that this axis moment of inertia about the parallel axis will be equal to the sum of moment of inertia passing through the center of mass plus of mass of the body and the square of distance between the two perpendicular parallel axis। क्लियर हो गई बात? ये बात आपको समझ में आई भाई बच्चों? यस सर। यस सर। इस लॉजिक को समझ पाए हो? पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ, देन आई विल गो फॉर द प्रूफ, ठीक है। ऑल्दो अभी भी प्रूफ आपको आएगा नहीं, एमसीक्यू है, मगर फिर भी चलो प्रूफ हम कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आई विल डिस्कस एन एग्जांपल ताकि आपको ये बात समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बट यस, रिमेंबर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए वी हैव टू कंडीशंस कि आउट ऑफ द टू एक्सिस वन शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और उसके अबाउट आपको बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरी एक्सिस है वो कहां से पास करे? वो कहीं से भी पास करे, आइदर इट कैन पास थ्रू द बॉडी और इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी, डजंट मैटर। बट दूसरी वाली एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से पैरेलल होनी चाहिए। तो ये मान लो कि ये कोई रॉड हमने ले लिया, इसका लेंथ L है और मास M है। अगर आपको याद हो तो हमने इस एक्सिस के अबाउट, ये जो ब्लू वाली एक्सिस है, ये वाली ब्लू वाली एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। अगर इफ यू रिमेंबर हमने निकाला था, एंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज ml²/3। ये एंड वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? ml²/3 था या नहीं था? एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड एंड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज ml²/3। याद आया? यस सर। ठीक है। अब मैं इसी बात को इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू प्रूव करूंगा। आई विल प्रूव द सेम थिंग बट यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो कैसे प्रूव कर रहा हूं मैं, इस बात को समझिए भाई। ये जो रॉड के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होती है ना, क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज ml²/12। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? तो हमने क्या पढ़ा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास दैट इज ml²/12 plus of mass of the body multiplied by the square of perpendicular distance between the two axes। और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे इन दोनों एक्सिस के बीच में, तो ये क्या होगा? ये L/2 है, तो आप क्या लिखेंगे? m into L/2 का स्क्वायर। इसका मतलब व्हाट विल यू राइट नाउ? m L²/12 प्लस ऑफ ml²/4। ये आप करेंगे सर। इसको अगर आप सॉल्व करिए तो यू विल गेट अगेन ml²/3। सॉल्व करके देख लो, यू आर गेटिंग ml²/3। समझ में आई बात? हाउ डिड वी अप्लाई दिस मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, आई रिपीट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए out of the two axis one axis must pass through the center of mass of the body
and the second axis must be parallel to the axis passing through the center of mass of the body. हाँ, वो parallel axis can be either inside the object or it can be outside the object, doesn't matter, but parallel होना जरूरी है. आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई है. तो प्लीज पहले इसको नोट करो, उसके बाद आई कम टू द प्रूफ ऑफ दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम. Is it done? डन सर. ठीक है. अब देखिए, लेट अस प्रूव दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो मैं प्रूव कर देता हूँ जल्दी से, छोटा सा प्रूफ है. देखिए, इसको प्रूव करने के लिए to prove this parallel axis ये मान लीजिए कोई भी बॉडी हमने मान लिया, मैंने ऐसा कुछ बना दिया, आप कुछ जैसा मन करे वैसा बना. ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई बॉडी हमने मान लिया and this axis is passing through its center of mass, let's say, and this is the center of mass, and we have another axis which is somewhere here. ठीक है, ये दूसरी एक्सिस है, या इसको यहाँ पर बना देते हैं. ये दूसरी एक्सिस है which is parallel to the axis passing through the center of mass and the distance between these two is d. अब यहाँ पर एक बात इमेजिन करिए कि मान लीजिए इस पूरे बॉडी का मास तो m है, पूरे बॉडी का मास इज m, डजंट मैटर. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आई कैन टेक n number of particle inside this body which will be completing this body, right? Constituent particles की अगर हम बात करें तो there will be n number of constituent particles or the combination of which will give you the whole of the body. तो आप ऐसा इमेजिन कर लो कि we are having one of the particles somewhere here. आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर. बच्चों, मान लो कि ये कोई एक पार्टिकल हमने ले लिया somewhere here which has a mass of m, let's say, such that कि इसकी जो डिस्टेंस है, the distance of this particle from the axis passing through the center of mass is x, let's say. तो ये जो दूसरी वाली एक्सिस है वहां से इसका डिस्टेंस will become equal to d minus of x. करेक्ट है बेटा? अब ये जो दूसरी वाली एक्सिस है ना, पैरेलल एक्सिस, उसके अबाउट अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट, तो मैं क्या लिखूंगा? m into d minus of x whole square. ये एक पार्टिकल के लिए, समझ रहे हैं आप? d क्या है सब बता दो. d is nothing but the distance between these two parallel axes. ये जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है and the another axis that we have the axis parallel to the center of mass, इन दोनों के बीच का perpendicular distance is d. Okay sir. This will not be d minus of x, rather it will be x minus of d. Sorry, it is not d minus of x, it is x minus of d. ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इसकी जो डिस्टेंस है that you have taken it as x. तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x माइनस ऑफ d होगी. इज इट क्लियर? यस सर. बोलो ना. तो ये एक पार्टिकल के लिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आई एम यूजिंग अ समेशन साइन m into x minus of d the whole squared.
अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, समेशन को ऐसे ही रहने दो, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ m this can be written as x square plus of d square minus of twice of x multiplied by d. करेक्ट है बेटा? इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सर दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ mx स्क्वायर्ड प्लस ऑफ समेशन ऑफ m multiplied by d squared माइनस ऑफ समेशन ऑफ m multiplied by 2xd। इस बात को फर्दर मैं कैसे लिख रहा हूं इसको देखिएगा। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ये जो समेशन है mx स्क्वायर या x स्क्वायर इंटू m कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो ना इसको, कि x स्क्वायर समेशन ऑफ m लिख सकते हो, प्लस ऑफ d स्क्वायर समेशन ऑफ m लिख सकते हो, माइनस ऑफ ये 2d को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, समेशन ऑफ mx, इन दिस केस आई राइट इट टुगेदर। देखो पहले ये स्टेप्स क्लियर हैं, सिग्मा से कंफ्यूज मत हो जाओ। समेशन का मतलब है सम ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स, मतलब एज मेनी पार्टिकल्स यू आर हैविंग इनसाइड द बॉडी, दिस इज द सम ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स। पहले इस स्टेप्स को समझो पहले यहाँ पर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क फर्स्ट, देन आई विल प्रोसीड विद द डेरिवेशन। क्लियर सर। अब देखिए सर, इस केस में इसका जो समेशन आएगा दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होगा? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि समेशन ऑफ m, सारे m का समेशन, मतलब हर पार्टिकल के मास को आप ऐड करते जाएं तो यू विल गेट इट एज mx स्क्वायर, और यहाँ पर भी समेशन m इंटू डी स्क्वायर। ये मैं बताऊंगा कि ये जीरो कैसे हुआ, बट उससे पहले इस बात को समझो। I इज इक्वल, अगर आप देखो तो x वाज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, करेक्ट है? x क्या चीज है? x इसी पार्टिकल का डिस्टेंस है। कहां से वो डिस्टेंस है? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि किसी पार्टिकल का डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्सिस, क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता हूं कि ये उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? भाई अगर ये एक्सिस और ये पार्टिकल है और ये दूरी x है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि mx स्क्वायर विल बी नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन? सर क्या हो गया? आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग बोलेंगे तभी मैं आगे बात कर पाऊंगा यार। सर ये समझ में नहीं आया, बता तो समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क ना। वो सर को समझने की कोशिश कर रहे तो सर इसलिए थोड़ा अच्छा, साइलेंट। फिर से सुनिए। इफ दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट मी कंसीडर इट एज वन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? और यहाँ पर कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज x। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखोगे? डोंट यू विल यू राइट दिस एज mx स्क्वायर और नॉट? यस सर। डोंट यू थिंक यू विल राइट दिस एज mx स्क्वायर? अब देखो पहले, अभी भी समझ में आया, देख लो भाई। भाई किसी भी पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम some axis of rotation will be what? So that will be the moment of inertia of that particle from that axis of rotation. Is it understood? यस सर। Abhishek, you are not responding, beta. यस सर क्लियर है सर। जो हमने कैंसिल किया है mx, अभी उस पे नहीं जाओ, अभी तुम थोड़ा सब्र रखो। मैंने बोला ना, बताऊंगा कि why हाँ it is coming out to be zero, है ना? उस पे 2 मिनट सब्र रखो। जो मैं अभी सिखाना चाह रहा हूँ वो पहले समझ में आ रही है बात, वो देखो। हाँ सर। अब सुनो, ये जो सेट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है, इसका x इज व्हाट? x इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, राइट? यस सर।
तो m इंटू एक्स स्क्वायर को क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। भाई ये mx स्क्वायर जो ये आया है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जा सकता है, कौन सी एक्सिस के अबाउट कहा जा सकता है? तो जाहिर है कि x इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये इसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ ना, यस सर। प्लस ऑफ m इंटू डी स्क्वायर। m इंटू डी, डी ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, तो ये कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बन रहा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बन रहा है इसलिए क्योंकि ये आप ये देखो, अगर मान लो कि मैं आपसे कहता कि इस जो दूसरी वाली एक्सिस है उससे इस पार्टिकल की दूरी अगर मैं डी मानता, मान लो लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, तो फिर हम इस केस में ये कह सकते हैं, देखिए साहब, md स्क्वायर वुड हैव बीन कॉल्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस। बट ऐसा तो है ही नहीं सर। ठीक है, डी तो कोई डिस्टेंस क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो मास इनटू डी स्क्वायर इज नॉट एनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट एनी एक्सिस, राइट? तो इसीलिए हम इसको सिंपली एम डी स्क्वायर कहेंगे। पहले ये बात समझ में आई है, वो जीरो क्यों हुआ है वो अभी समझाऊंगा, बट ये समझ आया है? यस सर। भाई सब बोलेंगे यार प्लीज। यस सर आ गया। सर वो आपने क्या लिखा, ICOM कॉमन? हाँ नहीं सेंटर ऑफ मास, अच्छा। कॉमन नहीं। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है एम एक्स स्क्वायर, अगर इस फिगर को आप देखो तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इस पार्टिकल का, दैट इज अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। बिकॉज इस पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, दैट इज फ्रॉम दैट एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इज इट नाउ अंडरस्टूड? यस सर। अब हम इस वाले पार्ट पे चर्चा करेंगे। अब देखिए, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो, वो जीरो क्यों हुआ इस बात को अब यहां समझते हैं। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम ऐसे लिखते थे ना, m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता था, जहां पर आपने ओरिजिन माना है वहां से सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस को हम XCOM कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने ये ओरिजिन लिया है और ये ओरिजिन है, और अलग अलग पार्टिकल का वहां से x1 x2 ये सब आपने निकाला, ठीक है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपने वहां से पार्टिकल का x1 x2 x3 ये सब निकाला, ठीक है? तो इन सब का अगर आप एक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 प्लस ऑफ m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, यही तो करेंगे, ठीक है सर? लेकिन अगर मान लो कि इफ ओरिजिन, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि इफ सेंटर ऑफ मास इज इटसेल्फ द ओरिजिन फॉर द सिस्टम, या आप इस बात को ऐसे कह लें कि इफ origin is considered at COM, मतलब सेंटर ऑफ मास पे ही आपने अगर ओरिजिन कंसीडर कर लिया, ओरिजिन आपने कहाँ कंसीडर किया, ओरिजिन यू हैव कंसीडर्ड एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हैं? ओरिजिन आपने कहाँ कंसीडर किया, ओरिजिन आपने कंसीडर कर लिया सेंटर ऑफ मास पे ही। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो बनेगा या नहीं हो जाएगा उस केस में, सोचो। यस सर। मतलब उस केस में आप ये ऐसे लिख सकते हो, m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 x कोऑर्डिनेट। देखो, ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे ही अगर मैं मान लूं, या सेंटर ऑफ मास को ही मैं ओरिजिन मान लूं, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं लिखा जाएगा भाई। जो सेंटर ऑफ मास है उसी को आपने ओरिजिन मान लिया, तो जाहिर है वो उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सब जीरो जीरो हो जाएगा ना। तो अगर उस हिसाब से अगर आप देखें तो m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब का अगर ये कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ mi xi इज इक्वल टू जीरो, कह सकता हूँ या नहीं? यस सर। ये जीरो आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, इसी कारण से मैंने इसको जीरो कर दिया। इसका मतलब है कि आई एम कंसिडरिंग माई ओरिजिन एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन मैं कहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ? ओरिजिन में कंसिडर कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास पे।
ऋषिक, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज बेटा बताओ। हाँ सर। मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि और वैसे भी ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे कैसे पता आपको कि माना है, क्योंकि सर देखो, द डिस्टेंस x दैट आई हैव टेकन दिस एग्जैक्टली फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो जहां से आप डिस्टेंस मेजर करते हो उसी को तो आप ओरिजिन कहते हो। इसका मतलब यू आर कंसिडरिंग द ओरिजिन एट दिस पॉइंट। तो अगर हम ओरिजिन पे ही, मतलब सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन मान लें, तो उस केस में एम एक्स का जो समेशन है उसको यू कैन राइट इट एज 0, एंड हेंस I have taken summation of mx to be equal to 0, and that is why we are getting this theorem as I center of mass plus of md square will be equal to the moment of inertia about the parallel axis. Please note कर लीजिए। सर हम्म। सर वो ये बोलना था, मेरा ना अभी नेट इशू हो गया था सर, तो सर मुझे सुनाई नहीं दिया था, तो सर आपने अभी क्या बताया सर बता देंगे एक बार? मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास जब आप निकालते हैं, कैलकुलेट फाइंड करते हैं, जी तो सर। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना? जी सर। तो ये जो x1 x2 ये जो हम डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं, तो दिस वी डू विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, राइट? और आपको मैंने बोला था सेंटर ऑफ मास फाइंड करते समय कि ओरिजिन आप कहीं पर भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। जी सर। अब अगर मान लीजिए कि जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, अगर मैंने उसी को ओरिजिन कंसीडर कर लिया, उसी को ओरिजिन कंसीडर कर लूं जो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट वो जीरो हो जाएगा या नहीं होगा? सोचो बेटा। जी सर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर लिखा है ना, इफ ओरिजिन इज कंसीडर्ड एट सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ, तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बिकम 0। इसका जी मतलब सर। उस केस में यू कैन राइट m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 एंड सो ऑन टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम, जी है सर। ना? तो वो 0 से इक्वेट कर दिया। अब हम जानते हैं कि ऐसा ये जो टर्म्स हैं, अगर यही टर्म्स बार बार ऐड हो रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ mx। यस सर। तो वही कर दिया। तो अल्टीमेटली हमें क्या दिख रहा है कि समेशन ऑफ m इंटू एक्स क्या आएगा? तो दैट विल बी जीरो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आएगा। तो ओके। इसीलिए वहां पर उस प्रूफ में जब हमने वहां पर लिखा 2d को मैंने बाहर कर दिया समेशन से, और m इंटू एक्स को 0 कर दिया। उसका रीजन यही है कि क्यों 0 किया है, क्योंकि अगर हम, और आपको कैसे पता सर, हमें कैसे पता कि आपने ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे लिया है? भाई यहाँ पर इसलिए पता है क्योंकि देखो, ये जो आपने पार्टिकल कंसीडर किया, देखिए आप इसको, ये जो आपने पार्टिकल कंसीडर किया है, ये पार्टिकल का डिस्टेंस जो आपने x लिखा है ना, यू हैव रिटन द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल एज x। तो वो x आपने कहां से लिखा है, किस के रेस्पेक्ट में लिखा है? तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आपने उसको x लिखा है, देखिए आप। जी सर। इसका मतलब है कि बिकॉज यू आर राइटिंग द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, दिस मीन्स दैट अगर आप डिस्टेंस को सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप ओरिजिन कहां पर अज्यूम कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे, तभी तो ये डिस्टेंस आप वहां से लिख रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए वो mx वाला टर्म मैंने 0 कर दिया। ओके सर।
सर डन। Okay. So can I erase this now? Yes, sir. ठीक है. So this is about the parallel axis theorem. We will solve question based on this. Don't worry. But उससे पहले perpendicular axis theorem भी discuss कर लेते हैं. So the another theorem of moment of inertia is perpendicular axis theorem. Perpendicular. Perpendicular axis theorem. अब ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम की कहानी क्या है, इस बात को हम समझेंगे. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम समझते हैं. तो देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि फिर से आपने कोई बॉडी अज्यूम कर ली एंड दिस बॉडी शुड बी प्लेनर बॉडी, इसीलिए प्लेनर लैमिना भी कहते हैं इसको. प्लेनर लैमिना मतलब सिंपली प्लेनर बॉडी, मतलब प्लेन बॉडीज. ठीक है, प्लेनर लैमिना भी कहते हैं इसको. अब देखिए, ये थ्योरम ये कहता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि अगर आपने कोई प्लेनर बॉडी अज्यूम कर लिया और इस प्लेनर बॉडी में अगर इस प्लेनर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दो एक्सिस के अबाउट पता है एंड सच दैट कि बोथ ऑफ दोस टू एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब क्या? मतलब इस पर्टिकुलर केस को मैं ऐसे समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको इस प्लेनर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर ये प्लेनर बॉडी इज इन एक्स वाई प्लेन, तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट भी पता है और वाई एक्सिस के अबाउट भी पता है. एक्स वाई कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि ये कोई भी दो एक्सिस हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि ये दोनों आपस में कैसी हो, परपेंडिकुलर हो. इसीलिए इस थ्योरम का नाम ही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. देखो, लास्ट वाले थ्योरम का नाम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम. उसका रीजन क्या था कि वहां पर पैरेलल एक्सिस से रिलेटेड वो थ्योरम है. तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी दो एक्सिस के अबाउट पता है जो दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में जो तीसरी एक्सिस होगी, थर्ड एक्सिस, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज टू एक्सिस कंटेन्ड इन द प्लेन ऑफ द बॉडी. मतलब ये जो दो एक्सिस हैं वो एक्स और वाई, वो कहाँ है? प्लेन ऑफ द बॉडी में कंटेन्ड है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो जो थर्ड एक्सिस होगी, जिसको मैं यहाँ पर जेड मान सकता हूँ फिलहाल, तो इस थर्ड एक्सिस के अबाउट जो इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस will be the sum of moment of inertia of these two axes which is perpendicular to plane of the body and contained in the plane of the body. नहीं, यही बात समझ में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. If we have two axes perpendicular to each other and contained in the plane of the body, and you know the moment of inertia of the body about those two axes, then the moment of inertia of the same body about the third axis, which is perpendicular to both of these two axes, will be exactly equal to the sum of the moment of inertia about these two individual axes. Did you understand? Should I repeat? कि अगर किसी बॉडी के अंदर या किसी बॉडी के दो एक्सिस हैं, such that के दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं और इनर्शिया पता है, तो ऐसी एक्सिस जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा. दैट मींस इसको शॉर्ट शब्दों में अगर मैं कहूं, थोड़ा सा कम जनरलाइज करके कहूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी which is in xy plane and you know the moment of inertia of the body about the x axis as well as about the y axis, the moment of inertia of the same body about the z axis will be equal to the sum of these two moment of inertia. Is it now clear to all of you? Please respond. Yes, sir. इसी को हम क्या थ्योरम कहते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं, है ना. जैसे फिर से पहले हम इसके एग्जांपल को समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसके प्रूफ पे बात करेंगे. जैसे मान लो कि हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, याद है आपको? याद रखिएगा कि मोमेंट, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने की कंडीशन क्या है कि जो दो एक्सिस हैं दे मस्ट बी कंटेन्ड इन द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तब उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम will be exactly equal to the moment of inertia of the same body about the third axis which is perpendicular to both of these axes. बच्चों बोल लो. यस सर. Yes, जैसे sir. आप मान लीजिए कि we have a ring, let us say कि we have a ring, और इस रिंग में मैं दो ऐसे डायमीटर्स ले रहा हूं which are perpendicular to each other. देखो, रिंग में या सर्कल में बहुत सारे डायमीटर्स हो सकते हैं,
और अगर आप बहुत सारे डायमीटर्स बनाएंगे तो कोई भी हर 2 डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर होगा, ये जरूरी तो नहीं है ना। क्या मतलब सर, अगर मान लीजिए ये आपने रिंग लिया, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, एज मेनी एज यू वांट टू ड्रॉ यू कैन ड्रॉ द डायमीटर्स। जैसे ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर क्या परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है ना। लेकिन मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे डायमीटर की बात कर रहा हूँ विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लीजिए आई एम कॉलिंग दीज टू डायमीटर्स एज AA डैश एंड BB डैश। क्लियर है? अब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट AA डैश एंड अबाउट BB डैश, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का चाहिए हमें किसके अबाउट? अबाउट एनी वन ऑफ द टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? ये दोनों डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अब देखिए, सबसे पहली बात यहां पर समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपने रिंग का लिखा था mr², वो किस एक्सिस के अबाउट लिखा था? वो आपने उस एक्सिस के अबाउट लिखा था विच वाज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, राइट? यस मतलब सर। ये थर्ड एक्सिस के अबाउट लिखा था ना, जो रिंग से परपेंडिकुलर, मतलब रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर। इसका मतलब दूसरे तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जेड एक्सिस के अबाउट आपने लिखा था। अगर रिंग वाज इन XY प्लेन, तो जिस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² लिखा है, वो कौन सी एक्सिस थी? वो जेड एक्सिस ही तो थी भाई। रिंग को अगर मैं XY प्लेन में मानूं, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आता है वो किस एक्सिस के अबाउट आता है? तो दैट कम्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द जेड, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड अलोंग द जेड एक्सिस। यही तो बोला था ना सर। खैर देखिए, यस सर। ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस, बोथ ऑफ दीज टू एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो इसको मैं AA डैश को x y एक्सिस कह लूं और BB डैश को x एक्सिस कह लूं, तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि mr² इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट AA डैश प्लस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट BB डैश? ऐसा कह सकता हूँ। एंड बिकॉज दिस रिंग, in this ring these two diameters as AA dash is obviously equivalent to BB dash, तो इसका मतलब है कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AA dash will be exactly equal to the moment of inertia about BB dash according to the symmetry of this diagram। भाई ये दोनों डायमीटर्स हैं और ये दोनों डायमीटर कहाँ से पास कर रहे हैं? जाहिर है डायमीटर सेंटर से पास करता है और दोनों एक ही जैसे डायमीटर हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया AA डैश के अबाउट आएगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का BB डैश के अबाउट भी आएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा mr² कैन बी रिटन एज इक्वल टू, या तो आप इसको ट्वाइस ऑफ IAA डैश लिख लो या इसको ट्वाइस ऑफ IBB डैश लिख लो, एक ही मतलब होगा इसका। इसका मतलब है कि IAA डैश को आप ऐसे लिख सकते हो mr²/2 विच विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू IBB डैश, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस पूरी स्टोरी का मतलब ये है कि आप अगर किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके किसी डायमीटर के अबाउट फाइंड करेंगे, आई रिपीट, इफ यू विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एनी वन ऑफ द डायमीटर, किसी डायमीटर के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, किसका? रिंग का, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आएगा। तो सर वो mr² क्या था फिर? mr² was the moment of inertia of the ring, but about which axis? About an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring। सेंटर से तो पास हो रही थी, साथ साथ that was perpendicular to the plane of the ring। और ये जो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो कौन सा एक्सिस के अबाउट है? तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग। भले मैंने ये परपेंडिकुलर डायमीटर लेके ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो किया है, बट ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट कि अब हम कोई सा भी डायमीटर कहेंगे तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग विल बी mr²/2। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes. Although we have derived this result or proved this result for the diameters which were perpendicular to each other, but ये proof हमने ऐसे डायमीटर क्यों आपने ऐसे डायमीटर्स लिए थे? क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम तभी अप्लाई कर सकते थे जब ये दोनों डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर हो, तो इसलिए हमने ऐसा करा है। बट अब ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी डायमीटर हम लेंगे, रिंग है और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हमारे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी वैल्यू यही होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू mr²/2। सर जी सर। तो सर जो जेड एक्सिस जो थर्ड एक्सिस होता है जो 3D वाला बनाता है तो उसका हमेशा डबल हो जाएगा? हाँ मतलब इस केस में तो डबल ही होगा, जाहिर है।
ओके सर, तो मतलब सर जो भी हम एक प्लेन डिसाइड करेंगे उन प्लेन में जो दो एक्सेस होंगे उनका सेम रहेगा, थर्ड वाले का वो ऐसे उनका सम हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात। अगर मान लीजिए कि आप डिसाइड कर लें वाईजेड प्लेन, तो वाईजेड प्लेन में वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन सेम, बट एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसका डबल हो जाएगा। यस सर। मतलब जिस प्लेन में है उस प्लेन से परपेंडिकुलर जो एक्सिस ली जाएगी उसके अबाउट डबल होगी। हाँ सर, क्योंकि सर अगर हम देखें तो सर हम चेंज भी कर देंगे अगर एक्स और वाई एक्सिस, तो हम जैसे चेंज करेंगे वो एक्स एक्सिस बन जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यस। नोट कर लिया क्या सबने? कर रहे हैं सर। ठीक है। डन सर। चलिए वेरी गुड। तो रेस्ट विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास, बट ये प्लीज पढ़ लेना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ लेना। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस based on these two theorems, which is perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. That we'll do in the next class, right? Please, लेकिन उससे पहले पढ़ लेना, give yourself some time to study these things. तो उसके बाद फिर you will be able to deal with the questions properly. तो इसलिए सर आज इतना ही। This will discuss in the next. Yes, ऐसे ही आप डिस्क में निकाल सकते हैं और डिस्क में डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो mr²/4 हो जाएगा। सर रॉड में यही भी? कुछ रॉड में कैन यू टेक द